नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपने परिवार का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने ये न्यूज़ सुन ही ली होगी कि कनाडा से अराउंड 700 इंडियन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड, फेक पाए गए हैं। तो इसी वीडियो पे मैं आज कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि इस सब चीज़ों को हम फ्यूचर में कैसे रोक सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएँ। सो दोस्तों, ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि सा 1-2 नहीं, पूरे 700 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ। तो हालाँकि आपने ये अब तक पढ़ ही लिया होगा, बट मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ कि हुआ क्या। तो ये इस कहानी की शुरुआत होती है 2018-19 में। एक पंजाब में जालंधर बेस्ड एक इमिग्रेशन एजेंट, जो लोग अनलाइसेंस्ड काम करते हैं और अपने आप को इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट कहते हैं, उनके पास कुछ लोग गए थे, स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, जिनको कि कनाडा में पढ़ाई करनी थी। तो ये एजेंट ने उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज किए और कनाडा के जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जैसे हम्बर कॉलेज, सेनेका, इनके लेटर्स फॉर्ज करके इन्हें दिए और इनसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन लिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता था कि वो किस पे साइन कर रहे हैं। उसने इस तरह से साइन करवाया जैसे कि वो पूरे मैटर में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है और ये स्टूडेंट्स खुद से अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हुई। पहला तो कि आपको बिना पढ़े किसी चीज़ पे साइन नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस पे साइन कर रहे हैं, तो भले एजेंट आपको जितना प्रेशराइज़ करे, आप मत साइन कीजिए जब तक आप किसी से वेरीफ़ाई नहीं करवा लें। आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके मोहल्ले में कोई होगा, आपके गाँव में कोई होगा, आपके शहर में कोई होगा, आपके रिलेटिव में कोई होगा, दोस्त में कोई होगा जो उसको पढ़ के समझ सके, आपको लीगल ओपिनियन दे सके। तो उन लोग से एक बार रिव्यू करवा लीजिए दोस्तों, नहीं तो इससे भी बुरे सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। बिना पढ़े किसी पेपर पे मत साइन कीजिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये हुआ कि इन लेटर्स के बेसिस पर एप्लीकेशन फ़ाइल की गई। अब एप्लीकेशन 2 तरह से फ़ाइल की जा सकती है, या तो पेपर या ऑनलाइन। और 2018-19 की बात है तो डेफ़िनेटली मोस्ट प्रोबब्ली ऑनलाइन ही फ़ाइल की होगी, आजकल ऑफ़लाइन कौन करता है। तो जब ऑनलाइन फ़ाइल की गई तो ये किसी वीज़ा ऑफ़िस में प्रोसेस हुई होगी, या तो इंडिया में होगी या कनाडा में या कहीं और। तो ये जो वीज़ा ऑफ़िसर्स जिन्होंने ये प्रोसेस किया, क्या ये उनकी साइड से एक स्लिप नहीं है कि ये कैसे फ़ॉर्ज्ड लेटर्स के बेसिस पे उन्होंने वीज़ा इश्यू कर दिए? डेफ़िनेटली आई थिंक है, उन्हें ये वेरीफ़ाई करना चाहिए था। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हज़ारों में से 1-2 केस स्लिप हुआ। 700 तो ये नोन केसेस हैं। ऐसे कितने केसेस होंगे जो कि अब तक पकड़ में नहीं आए और कितने केसेस जो अब तक ये सब वो पास्ट में करके सिटीज़न भी बन चुके होंगे। तो ऐसे केसेस को कैसे रोका जा सकता है? पहला तो मैंने बताया स्टूडेंट एप्लीकेंट के लेवल पे, तो वहाँ पर कुछ अच्छा माने कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ सही एक्शन लेके इसे रोका जा सकता है वहाँ पर। और अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टेप पे देखें तो पहले इन लोगों को यहाँ वीज़ा मिला, ये लोग कनाडा ट्रैवल किए, वहाँ सीबीएस ऑफिसर्स जो क्वेश्चंस करते हैं वो भी इन्हें क्वेश्चन किए और वहाँ से भी पास होने के बाद ये जाकर इनको वीज़ा मिले। ये जब कनाडा में घुसे तो एजेंट ने फ़ोन कर करके इनका कॉलेज चेंज करवाया, जो भी। तो इतने ज़्यादा लोकेशन पर वो कैसे फॉर्ज लेटर पास हो गया? इसका कारण ये है कि यहाँ पर स्ट्रीमलाइनिंग की कमी है। देखिए, अगर कोई एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए, कोई एक ऐसी वेबसाइट, कोई एक ऐसा वेरिफिकेशन बनाया जाए, जिस पे कि अगर कोई कॉलेज जो कनाडा में ऑपरेट करता है, वो अगर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन लेटर दे रहा है तो उसका डिटेल वहाँ पर हो। आप अब यहाँ पे उसका नेम, नंबर, एनरोलमेंट नंबर, मतलब जो भी होता है वहाँ पे रहे। इससे कोई भी लेटर वेरीफाई कर सकता है। अगर आपका एजेंट आपको एक एडमिशन लेटर देता है और ऐसा कोई पोर्टल एग्जिस्ट करता है, आप जाके खुद चेक कर सकते हो, ऑनलाइन किसी से करवा सकते हो। और इस तरह का पोर्टल जो वीज़ा ऑफिसर बैठा है कैनेडियन एम्बेसी में जो प्रोसेस कर रहा है वो भी चेक कर सकता है। और इस तरह का चीज़ अगर वहाँ से भी स्लिप हो गई तो यहाँ पर जैसे बॉर्डर पर आप आओगे सीबीएस ऑफिसर, वो भी अपने सिस्टम में इस तरह की चीज़ चेक कर सकता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि अगर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं की जाएगी, उसको एक जगह ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं दूसरे तरीके के, वो कुछ ना कुछ ऐसा लूपहोल्स निकाल लेंगे। और आपको क्या लगता है कि जो लोग आज के डेट में देखिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कॉपिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है।
तो एक ओरिजिनल लेटर से किसी का नाम बदल के उसका एकदम एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाना कोई बड़े बात नहीं है। ऐप्स आ रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं, इसमें बहुत आराम से मिनटों में ये किया जा सकता है। आज के डेट में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाए, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें, तो ऐसे एजेंट्स का तो धंधा बंद हो जाएगा। वो लेटर्स देगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट जाकर वेरीफाई करे, बोले क्या दिया यार भाई तू मेरे को, वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है। और वही लेटर जब इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगा, वीज़ा ऑफिसर फाइंड आउट करता है कि नहीं भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके लिए वो एडिशनल वेरिफिकेशन रिकमेंड कर सकता है, जो उनका प्रोसेस होगा। लेकिन मैनुअली इतना ज़्यादा डिपेंड, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक केस के लिए वीज़ा ऑफिसर जो मान लीजिए न्यू दिल्ली में प्रोसेस हो रहा है फॉर एग्जांपल, न्यू दिल्ली से दिन में प्रोसेस करने वाला इंडियन टाइम में रात के टाइम में जग कर ये हम्बर कॉलेज में कॉल करके पूछेगा हर एक केस के लिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मे बी फैक्स ईमेल या जो भी यूज़ किया था, एनीवे मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बट अगर ऐसा कोई एक सेंट्रलाइज पोर्टल है तो उसके थ्रू ये बहुत आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। देखिए ये ऑफिसर्स बहुत बिजी होते हैं, नो डाउट। इंडिया में जो एम्बेसी है कनाडा की, जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स है, उसमें डेली कितने वीज़ा एप्लीकेशंस जाते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं श्योर हूँ कि बहुत ज़्यादा जाते हैं। और ये ऑफिसर्स को उनको टाइम बाउंड सिचुएशन में पूरा करना पड़ता है। और सीबीएस ऑफिसर्स भी जो यहाँ बॉर्डर पे काम करते हैं, बहुत हेवीली वो लोग वर्कलोड में रहते हैं। बहुत सारी फ़्लाइट्स आते हैं, बहुत लोग आते हैं, उनको हर एक को प्रोसेस करना होता है। तो ऐसी चीज़ें अगर स्ट्रीमलाइन नहीं हो तो स्लिप हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा पोर्टल, एक सेंट्रलाइज़ लोकेशन होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए किसी को ऑफ़र लेटर दे रहा है कोई भी कॉलेज, तो उसकी डिटेल वहाँ अपडेट करे, ताकि ऑफिसर्स वेरीफाई कर सके, स्टूडेंट भी वेरीफाई कर सके। सिमिलरली मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जॉब ऑफ़र भी किसी फॉरेन रेसिडेंट को दी जा रही है, उसको वहाँ पर डालिए, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो वेरीफाई कर सके, जो एम्बेसी है वो वेरीफाई कर सके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एप्लीकेंट है वो वेरीफाई कर सके। कनाडा के नाम पर कितने फेक ऑफर्स, जॉब ऑफर्स दिए जाते हैं और पैसे लोगों से ठगे जाते हैं दूसरे कंट्री में, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं इंडिया में जो कई बार अपना बहुत सारी ईमेल्स मुझे फॉरवर्ड करते हैं, भाई ये थोड़ा देख ले, ये सही है कि गलत है। तो मुझे देख कर ही उसको हंसी आती है कि वाह भाई ऐसा भी होता है इस दुनिया में। इस तरह की चीज़ें भी मैंने देखी है दोस्तों, और ये हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। और इन लोगों को बहुत, जैसे 100 लोगों को टारगेट किया, उसमें अगर एक दो भी फंस गया, 10,000 20,000 रुपया भी निकलवा लिए, या 1 लाख 2 लाख जो भी, तो भी इनके लिए बहुत है। तो ये सब बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, और बहुत सारे लोकेशंस पे हो रहा है। इसको रोकने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका होगा कि प्रोसेस को आप स्ट्रीमलाइन कर दीजिए, ताकि कोई भी इतना आसानी से ये फ्रॉड नहीं कर सके, और अगर करने की कोशिश भी करे तो बहुत आसानी से पकड़े जा सके। क्योंकि अगर डुप्लीकेट और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा इशू हो रहा है, तो ये वीज़ा इशूइंग प्रोसेस पे भी कुछ क्वेश्चंस लगाता है। तो वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।